मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। होप आप सब फाइन होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सो लेट्स कंटिन्यू। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय बेथे एंड बेन ब्लैक, और ये थ्योरी ओरिजिनली अप्लाई की गई थी आयनिक क्रिस्टल्स के ऊपर, और इसीलिए इसको बोला गया था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। The main postulates of this theory are as follow. The central metal cation जो होगा वो सराउंडेड बाय होगा लिगेंड से, जिनके पास कुछ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे एटलीस्ट वन। The anionic ligands, example fluorine negative, chloride ion, cyanide ion, are regarded as negative point charges or simply point charges, and the neutral ligands जैसे carbonyl, ammonia, water are regarded as point dipoles or simply dipoles. अगर लिगेंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, द नेगेटिव एंड ऑफ द डाइपोल जो होगा वो सेंट्रल मेटल एटम की तरफ डायरेक्ट होगा। देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन मेटल ऑर्बिटल्स एंड लिगेंड ऑर्बिटल्स, मतलब किसी प्रकार का भी मेटल और लिगेंड ऑर्बिटल्स के बीच में ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं होगा। फोर्थ, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो बॉन्डिंग होगी सेंट्रल मेटल कैटाइन और लिगेंड के बीच में वो कोवैलेंट नहीं होगी, वो प्योरली क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। दैट इज सेंट्रल मेटल पॉजिटिव कैटाइन की तरह बिहेव करेगा और लिगेंड नेगेटिव आयन की तरह बिहेव करेगा, और इनके बीच में क्या होगी, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Thus the bonding in a complex may be ion-ion interaction between the central metal cation and negative ligands such as cobalt 3 positive and chloride negative. If the ligand is neutral तो बॉन्डिंग कैसे होगी, आयन डाइपोल अट्रैक्शन, जैसे क्रोमियम 3 पॉजिटिव और अमोनिया के बीच में। अमोनिया का डाइपोल मूवमेंट क्यों होता है, ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज ऑन द नाइट्रोजन एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन द हाइड्रोजन एटम। दस इन क्रोमियम हेक्सामाइन कम्प्लेक्स जो नेगेटिव डेल्टा चार्ज है ऑन एटम ऑफ ईच अमोनिया मॉलिक्यूल वो पॉइंट होता है टूवर्ड्स द क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन। जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं मेटल पे, उनकी एनर्जी सबकी सेम होती है, डीजेनरेट होते हैं। लेकिन जब एक कम्प्लेक्स फॉर्म्ड होता है, जो लीगेंड्स होते हैं उनकी डीजेनरेसी को डिस्ट्रॉय करते हैं और उनकी डिफरेंट एनर्जी देते हैं। एक आइसोलेटेड गैसियस मेटल आयन में 5 डी ऑर्बिटल्स होती हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है और उनको कहा जाता है डीजेनरेट। अगर तो स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज सराउंड करती है मेटल आयन को, तो डी ऑर्बिटल्स क्या रहेंगे, डीजेनरेट, लेकिन उनकी एनर्जी जो है ऑर्बिटल्स की वो रेज्ड हो जाती है बिकॉज ऑफ द रिपल्शन बिटवीन द फील्ड एंड द इलेक्ट्रॉन ऑन द मेटल। ज़्यादातर ट्रांजिशन कम्प्लेक्सेस में आइदर 6 और 4 लिगेंड सराउंड करते हैं मेटल में, इसीलिए जो ज़्यादातर कम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल। So let's discuss the crystal field splitting in octahedral coordination entities. एक octahedral coordination entity में क्या होगा, 6 लिगेंड सराउंड करेंगे हमारे सेंट्रल मेटल एटम को। जैसे मैंने डिस्क्राइब किया है, मेटल के अराउंड कितने लिगेंड लगे हैं, 6, और उनके बीच में क्या होगी, रिपल्शन होगी उनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इन मेटल डी ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज ऑफ द लिगेंड्स। इसी रिपल्शन की वजह से जो मेटल की डी ऑर्बिटल्स हैं जो लिगेंड की तरफ डायरेक्ट थी, वो क्या करने लगेंगी, वो अबे जाने लगेंगी लिगेंड से, और इसी की वजह से वो टूट जाएगी 2 सेट्स में। पहला सेट होगा dx² - y² एंड dz² ऑर्बिटल्स, जिसे हम कहते हैं ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, और दूसरा सेट होगा dxy, d/z, dxz ऑर्बिटल्स, जिसे हम कहेंगे t2g। अब ये तीनों ऑर्बिटल्स जे लिगेंड्स की डायरेक्ट डायरेक्शन में नहीं होती हैं, इनको रिपल्शन कम मिलती है, तो इनकी एनर्जी कम होगी तो वो डाउन चली जाएंगी। और ईजी ऑर्बिटल्स की जो 2 ऑर्बिटल्स वो डायरेक्टली होती हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द लिगेंड्स, और उनकी एनर्जी रेस हो जाएगी, जैसे एज शोन। और इसी splitting of the d orbitals into T2g and Eg set of orbitals due to the approachment of ligands is called splitting, crystal field splitting। और जो उनके बीच में एनर्जी सेपरेशन होगी वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, डेल्टा नॉट से, एज शोन इन फिगर। जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है कि वो T2g और Eg कितने सेपरेट होंगे, वो डिपेंड्स करती है कि कितनी फील्ड प्रोड्यूस्ड की गई है लिगेंड के द्वारा ऑन द मेटल।
कुछ लिगेंड्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग फील्ड कर सकते हैं और स्पिल्टिंग क्या होगी उन केस में लाल, और कुछ लिगेंड्स होते हैं जो वीक होते हैं, उस केस में जो स्पिल्टिंग होगी वो स्मॉल होगी। अब इसी के बेसिस पे कि कौन से लिगेंड ज़्यादा स्पिल्टिंग करेंगे और कौन से कम करेंगे, हमने लिगेंड्स को अरेंज किया है इन ए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फील्ड स्ट्रेंथ, और इसी सीरीज को हमने कहा है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो है आयोडीन सबसे पहले, ब्रोमीन, थायोसाइनेट, क्लोराइड, सल्फेट टू नेगेटिव, फ्लोराइड आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, ऑक्सीलेटो आयन, वाटर, थायोसाइनेटो, EDTA4 नेगेटिव, अमोनिया, इथाइल डायमंड, साइनाइड एंड कार्बोनाइड। Let us assign electrons in the d orbitals of metal ion in octahedral configuration and densities. Since the single d electrons occupy one of the lower energy T2g orbitals, so d2 और d3 coordination entries में जो d electrons होंगे वो सब के सब कहाँ होंगे, T2g सेट में according to Hund's rule. For d4 ions, अगर d4 है तो दो पॉसिबल पैटर्न होंगे, जहाँ तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन उसी 3 वाले T2g में पेयरिंग करे, जब प्रमोट होके कहाँ जाए EG में। सो द फोर्थ इलेक्ट्रॉन कुड आइदर एंटर द T2g लेवल एंड पेयर विद एन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन, और इट कुड अवॉइड पेइंग द प्राइस ऑफ पेयरिंग एनर्जी बाय ऑक्युपाइंग द EG लेवल। Which each of these possibility occurs depends on the relative magnitude of crystal field splitting, कि वो दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में कितना डिस्टेंस है और पेयरिंग एनर्जी कितनी है। अगर तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग लेस है पेयरिंग एनर्जी में, तो पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम है, तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग ना करके जंप कर जाएगा EG ऑर्बिटल में, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, T2g3 और EG1। और लिगेंड्स जिनकी पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है देन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, उनको हम कहते हैं वीक फील्ड लिगेंड्स, और कम्प्लेक्सेस बनेंगे हाई स्पिन। अगर तो जो पेयरिंग एनर्जी है वो कम है देन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके EG ऑर्बिटल में जा नहीं पाएगा, तो वो पेयर हो जाएगा, तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी T2g4 EG0। इस तरह के लिगेंड्स जो दिस पेयरिंग करवाते हैं उनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, और कम्प्लेक्सेस बनेंगे लो स्पिन कम्प्लेक्स। नाउ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस में क्या होता है, उल्टा होता है, जहाँ पे T जो ऑर्बिटल्स होती हैं वो डायरेक्टली होती है इन डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन से लिगेंड्स आ रहे होते हैं, जिनकी वजह से उनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा होगी, और T जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी रेस हो जाएगी और EG ऑर्बिटल्स की एनर्जी डाउन हो जाएगी। सो दिस इज द केस फॉर टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। In tetrahedral complexes, the d orbital splitting is inverted as shown in the figure given below. It is smaller as compared to octahedral field splitting. For the same metal, the same ligands and metal ligand distance, it can be shown that जो tetrahedral splitting होती है वो होती है 4/9 of delta naught. Consequently, the orbital splitting energy are not sufficiently large for forcing pairing, and therefore low spin configurations are rarely observed. अब पेयरिंग दोनों के बीच में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम है, तो पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो हमेशा ज़्यादातर हमें टेट्राहेड्रल केसेस में हाई स्पिन कम्प्लेक्सेस ही मिलते हैं। सो लेट डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थी उसने से मेटल आयन डी ऑर्बिटल्स और को ही कंसीडर किया, और उसने किसी भी अदर ऑर्बिटल्स को कंसीडर ही नहीं किया, जैसे एस ऑर्बिटल px p/pz और लिगेंड की पाई ऑर्बिटल्स की। इसीलिए वो सभी प्रॉपर्टीज ऑफ द कम्प्लेक्सेस जो डिपेंडेंट थी पाई लिगेंड ऑर्बिटल्स के ऊपर, वो उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये अकाउंट नहीं कर पाए सेटिस्फैक्टरली कि रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स क्या होगी, ये नहीं बता पाया कि वाई वाटर मॉलिक्यूल अपीयर्स इन द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एज ए स्ट्रॉन्गर लिगेंड देन हाइड्रोक्सिल आयन। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, द बॉन्ड बिटवीन द मेटल और लिगेंड क्या होगी, वो प्योरली होगी आयनिक। इसने किसी प्रकार का भी कोवेलेंट नेचर का डिस्कशन ही नहीं किया। अगर कोवेलेंट नेचर नहीं होगा तो उसकी कोवेलेंसी को कैसे एक्सप्लेन करेगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इन्हीं वजह से ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की लिमिटेशंस बनी। विद दिस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज कम्प्लीटली फिनिश्ड एंड जो चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज आल्सो फिनिश्ड। Thank you students and have a very nice day.